तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं डेड मेंशन के चैप्टर नंबर 13 के आगे की स्टोरी के बारे में। चैप्टर नंबर 13 की एंडिंग में हमने देखा था कि शॉन अपने कपड़े फाड़कर डिमिट्री के साथ भिड़ जाता है और उसके एक हाथ को डिसलोकेट भी कर देता है। लेकिन चैप्टर नंबर 14 की शुरुआत में यहाँ पर हमें एक 2 साल पुराना फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जो कि होता है एक रशियन सिटी व्लादिवोस्टोक का। और हम देखते हैं डिमिट्री को, जो कि एक टनल के पास किसी का वेट कर रहा होता है। और ये डिमिट्री का पहला मिशन होता है जो उसको बेयरफुट ने असाइन किया है। लेकिन ये मिशन कोई तोड़फोड़ वाला नहीं होता, बल्कि इसको सिर्फ गाड़ी ही चलानी होती है, और वो भी डेड मेंशन के छोटे बच्चों के लिए। और हम देखते हैं कि डिमिट्री के पास रेचल डेड मेंशन के बच्चों की सेना लेकर आती है और उससे बताती है कि ये सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि काफी अच्छे बच्चे हैं। दे ऑल आर परफेक्ट प्रोडक्ट। और रेचल बिना बहस किए ही सीधा बच्चों को उस गाड़ी के अंदर बिठा देती है कि चलो चलो जल्दी से हमें यहाँ से जाना होगा, वरना ये पूरी जगह एक्सप्लोड हो जाएगी। और डिमिट्री इस पूरे टाइम पे यही सोच रहा होता है कि भाई क्या फटने वाला है यहाँ पे। और तभी उसके पीछे की बिल्डिंग एक ही सेकंड में ऐसे ब्लास्ट हो जाती है और डिमिट्री इस चीज से काफी ज्यादा चौंक जाता है कि माँ की आँख ये क्या हो गया। और रेचल डिमिट्री को कहती है कि अबे साले, तेरे को जिस काम के लिए हायर किया गया है तू वही कर, तुझे और किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो डिमिट्री ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए रेचल से यही पूछता है, अबे साली, क्या ये सब तुम्हारा किया गया है? नहीं नहीं, मैं तो बस एक इंस्ट्रक्टर हूँ और ये सब काम इन बच्चों के हार्डवर्क का नतीजा है। तो बताओ बच्चों, आज की इस ट्रिप से तुम्हें काफी कुछ सीखने को तो मिला ही होगा। तो सारे बच्चे उसको कहते हैं यस इंस्ट्रक्टर रेचल। बट एज ए इंस्ट्रक्टर रेचल उन बच्चों की कुछ गलतियों को पॉइंट आउट करती है कि डेविड, तुम्हें गन यूज करने में काफी दिक्कतें आ रही थी, तो ये याद रखना कि हमेशा अपनी गन को मेंटेन रखो। और एमी, जब भी तुम एक्टिंग करती हो तो बेटा अपने सारे शब्दों का अच्छे से प्रयोग करो। और एडी, अपने पास रखी सारी कैंडीज को फेंक दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई ट्रेस करता हुआ हमारे पीछे तक आ जाए। तो डिमिट्री अचानक से रेचल की बात पर हंसने लगता है कि आखिर कौन ही होता होगा जो इन गधे के बच्चों को ट्रेनिंग देता होगा। अपनी जबान संभाल के औकात में रहो, ये डेड मेंशन के बच्चे हैं। और हाँ, बच्चों के सामने स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है। तो इन बातों को याद रखना बेयरफुट के छोटे चूहे, क्योंकि तेरी शक्ल देखकर लगता है कि तू कितना बड़ा गधा है। अबे तेरी अम्मा की इंस्ट्रक्टर मारू, साली मेरे से लड़ना चाहती है तो आ जाना मैदान में। लेकिन तभी रेचल अपनी जुल्फों को बांधने लगती है और उसकी कातिल अदाएं देखकर डिमिट्री भी लाइक ओह गॉड, एक बार दिला दे। लेकिन तभी रेचल उसे नंगी आंखों से पकड़ लेती है कि साले क्या घूर के देख रहा था। तो डिमिट्री उसे कहता है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हारे फोरहेड पर वो निशान देखा, तो वही देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर वो कैसे आया होगा। अब मुझे ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि ये तुम्हें इन बच्चों को ट्रेनिंग देते टाइम लग गई थी। तो रेचल उसे बताती है कि नहीं, इसमें इन बच्चों की गलती नहीं है। ये निशान मेरे माथे पर तब आया था जब मैं शॉन को ट्रेनिंग दे रही थी। शॉन हमारे डेड मेंशन का इकलौता लेजेंड, वो एक मास्टरपीस था और इसीलिए डेड मेंशन के कर्ता धर्ता ने उसे ये नाम दिया, क्योंकि वो इस पूरी फील्ड में एक जीनियस है, एक मास्टरपीस। लेकिन हमने उसे खो दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या वो जिंदा है या नहीं। तो बेयरफुट के चूहे, अगर तुझे किसी मिशन के दौरान उस लेजेंड के बारे में पता चले तो मुझे जरूर से बताना। अबे पागल औरत, मुझे ये तो बता कि मैं उसको पहचानूंगा कैसे? वो एक ऐसा बच्चा है जिसके शोल्डर बैक मसल पर रशियन लैंग्वेज में 1 लिखा गया है। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। और डिमिट्री फाइनली यहाँ पर मान लेता है कि शॉन ही वो डेड मेंशन का लॉस्ट लेजेंड है। तो रेचल ने तुझे ढूंढ लिया, हाँ? तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि तू वही लेजेंड है, ना कि कोई आम पुदकता हुआ बच्चा। और ऐसा बोलते हुए वो अपने डिसलोकेट हुए हाथ को चटकाकर वापस से ठीक भी कर लेता है और अपने कपड़े फाड़कर वो शॉन को चैलेंज करता है, अब हम दोनों असली मर्दों की तरह लड़ेंगे। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि डिमिट्री सिर्फ बेयरफुट का मेंबर नहीं बल्कि उसका सेकंड इन कमांड है। मतलब सिर्फ 2 साल के अंदर ये पोस्ट को अचीव करना काफी बड़ी बात है। और उसके कारनामों की वजह से उसे नाम दिया गया होता है ग्रिजली। और ग्रिजली पलक झपकते ही एक नाइफ से अटैक करता है शॉन पर। तो शॉन नीचे झुक के उस अटैक से काफी मुश्किल से बचता है, लेकिन वो अटैक इतना तेज था कि शॉन के कुछ बाल भी उस नाइफ से कट जाते हैं। और तभी एक ओपनिंग देखकर डिमिट्री शॉन को कंधों के पास से पकड़ता है और उसके पेट में एक खतरनाक सी नी स्ट्राइक मारता है। लेकिन ये पड़ने के बाद शॉन अपने सर को काफी तेजी से ऊपर उठाता है और डिमिट्री की ठुड्डी पर मारकर उसकी पकड़ से छूट जाता है। और अपने पेट पर पड़े उस घुटने के दर्द को महसूस करके शॉन को ये लग रहा होता है कि कहीं उसकी एक आधी पसली फ्रैक्चर हो गई है। ये खत्म नहीं हुआ बच्चे, आजा दो हाथ करते हैं।
और ऐसा बोलते हुए डिमिट्री शॉन पर काफी सारे अटैक्स करता है और उसे धीरे धीरे पीछे धकेलने लगता है। और ऐसे ही डिमिट्री के एक अटैक से बचने के लिए शॉन थोड़ा स्लाइड होकर नीचे गिर जाता है और वो अटैक किताबों के एक कबाट में जाकर लगता है, जिस वजह से वहाँ पर रखी किताबों और ट्रॉफीज आसपास गिर जाती है। और डिमिट्री शॉन से कहता है, ओए लेजेंड, आखिर तू कब तक मेरे अटैक्स को डॉज करता रहेगा? तुझे मेरे सामने वैसे ही लड़ना है जैसा तूने रेचल को सीना तान के कहा था। और ऐसा बोलते हुए डिमिट्री ने एक खतरनाक सा अटैक किया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि शॉन ने एक ट्रॉफी के जरिए उसे रोक लिया होता है। अबे साले सांड, क्या तुझे कभी इनाम मिला है जब तू मेरी उम्र का था? क्योंकि मुझे तो कभी नहीं मिला। और ऐसा बोलते हुए शॉन डिमिट्री के पेट पर एक खतरनाक सी लात बजा देता है और अगले ही सेकंड वहाँ पर पड़ी एक किताब को उठाकर सीधा उसके गले में घुसा देता है। ये ले साले, ये मेरी तरफ से तुझे इनाम है। और डिमिट्री कुछ समझ पाता उससे पहले उसी किताब पर एक खतरनाक पंजा मार के डिमिट्री को वहीं पर ढेर कर देता है। हाँ तो डिमिट्री, ये मेरी तरफ से एक तोहफा है, अगर तू चाहे तो इसे अपने बायोडेटा में भी लगा सकता है। तो चलो, अब मुझे रेचल के पास जाना होगा। लेकिन तभी शॉन की नजर पड़ती है वहाँ पर रखी एक फाइल के ऊपर जिसमें उसी की फोटो होती है। और जब शॉन ये चीज देखने में बिजी होता है तो डिमिट्री एक गोल्फ स्टिक को लेकर उसको पीछे से अटैक करता है और ये अटैक इतना जोरदार होता है कि वो टेबल को भी तोड़ देता है। लिटरली डिमिट्री काफी ज्यादा फटे हालत में होता है, उसे ये पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। लेकिन तभी शॉन उसकी थाइस का सपोर्ट लेकर उसको चौक कर देता है और उसे ये कहता है कि तू साले काफी ज्यादा जिद्दी है और यही ये वजह है कि रेचल तुझे भाव नहीं देती। और फाइनली यहाँ पर डिमिट्री अपनी बची कुची इज्जत के साथ बेहोश हो जाता है और शॉन यहाँ पर अपनी फोटो को देखकर कंफ्यूज होता है कि आखिर प्रिंसिपल की ऑफिस में मेरी फोटो क्या कर रही है। और यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता है यूजिन की तरफ और हम देखते हैं कि यूजिन ऊपर के फ्लोर से पूरे स्विमिंग पूल को निहार रहा होता है। लेकिन तभी उसकी साइड में एक बंदा आकर कहता है कि बच्चे, आखिर तो पानी में क्या देख रहा है? और यहाँ पर यूजिन की फट जाती है कि आखिर ये इतना जल्दी मेरे करीब कब आया। और जो भी लोग इस बंदे को जानते नहीं है उन्हें मैं बता देता हूँ कि ये डिमिट्री के साथ का ही एक पार्टनर है और इसे ये अच्छे से पता है कि यूजिन डेड मेंशन की प्रोडक्ट है। वेल, यूजिन यहाँ पर जल्दी से रेचल को ये खबर दे रहा होता है कि मेरे को एक दुश्मन मिल गया, लेकिन शायद से उसका एयरपीस काम ही नहीं कर रहा होता। बच्चे, मैंने जामर लगा दिए हैं, तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा तो यार हम गेम खेलते हैं यार, चल मजा आएगा, खेलते हैं। तो यूजिन को इसकी बातें सुनकर ये पता लग गया होता है कि ये भाई बहुत ही पहुंची हुई चीज है, तो यहाँ पर मेरा काम नहीं चलने वाला। तो यूजिन अपना सबसे खतरनाक वेपन यूज करता है और उसके सामने जोर जोर से रोने लगता है। अरे अरे बच्चे, रो क्यों रहा है यार, मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं तेरे को। और यूजिन को ये बात सुन के ऐसा लगता है कि अब उसका प्लान काम कर जाएगा और सामने वाले का गार्ड डाउन होते ही वो उस पे खतरनाक अटैक कर देगा। लेकिन तभी यूजिन देखता है कि एक बेसबॉल का बैट उसके मुंह पर काफी स्पीड में आ रहा है और हम देखते हैं कि उस बंदे ने यूजिन पे होम रन मारा होता है, जिसकी वजह से यूजिन दूर जाके गिरता है। जैसा कि मैंने कहा, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है बच्चे कि तू ऐसे रोने लगे, लेकिन तुझे तड़पा के मारने में मुझे बहुत मजा आएगा। तो इस बंदे का नाम होता है यूरिस्मेनॉफ और ये बेयरफुट का काफी नया ताजा मेंबर होता है और इसका निक नेम होता है गोपनिक। और वो यूजिन से कहता है, अब से मैं तुझे जितनी बार भी मारूंगा तुझे उतनी बार रोना पड़ेगा बच्चे। वेल, यहाँ पर यूजिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर ये साला कैसा मॉन्स्टर है जो एक रोते हुए बच्चे को एक बैट से बेझिझक मार रहा है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजिन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ऐसे ही रोते हुए एक मिशन को अंजाम दे रहा होता है और ये रोना धोना वो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने कर रहा होता है। तो यहाँ पर एक इंटेलिजेंट सिक्योरिटी गार्ड अपने गेट पर रहे बंदों को ये पूछता है कि सालो तुम लोग कर क्या रहे हो, यहाँ पर बच्चे लुढ़कते हुए कैसे आ रहे हैं। लेकिन इस बेचारे को ये खबर ही नहीं थी कि ये लुढ़कते हुए बच्चे ने उनको पहले ही लुढ़का दिया है। लेकिन एक अच्छा वाला सिक्योरिटी गार्ड यूजिन के पास जाकर उसे पूछता है कि अले ले मेरा बच्चा, क्या हो गया तेरे को। तो यूजिन रोते हुए अपना नाटक कैसे कंटिन्यू रखता है कि मेरे पापा के साथ मैं आया था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे खो गया हूँ। तो वो इंटेलिजेंट बॉडीगार्ड यूजिन से कहता है कि रोना धोना बंद कर साले, सीधे सीधे तेरे बाप का नाम बता। लेकिन वो अच्छा वाला बॉडीगार्ड उससे कहता है कि भाई ऐसे बात नहीं करते बच्चों से, थोड़ा आराम से काम लो, वो बेचारा डर जाएगा। और ऐसा कहते हुए जैसे उस सीधे साधे बॉडीगार्ड का ध्यान हटता है तो यूजिन अपना हथियार निकालकर इसका काम 25 कर देता है।
और जब इस पर इस इंटेलिजेंट बॉडीगार्ड की नजर पड़ती है तो वो सीधा साधा बॉडीगार्ड तो तोहफा कबूल करो वाली हालत में पड़ा होता है। लेकिन जब वो नजदीक जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि माँ की आंख इसका तो गेम बच गया है और वो उसे चेक कर ही रहा होता है कि तभी यूजिन उसके पीछे से आकर उस पर भी अटैक कर देता है और अपने मिशन को कंप्लीट कर देता है। और इस चीज को प्रेजेंट में याद करते हुए वो यही सोच रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने ऑर्डर्स को हमेशा फॉलो करता हूँ। हाँ, भले ही कुछ बार मैं नाकाम हुआ हूँ लेकिन मैंने ऑर्डर्स को फॉलो करने की आखिर तक कोशिश की है। लेकिन इस बार यूजिन को ये पता चल जाता है कि आज तो गलती से गलत भाई के हत्थे चढ़ गया हूँ, आगे पता नहीं मेरा क्या ही होगा। वेल उसका अपोनेंट जिसका नाम होता है गोपनीक, उसका रशियन में मतलब होता है बुली, और वो अभी अपनी झोली में से एक और नया बैट निकाल रहा होता है और वो निकालते हुए यूजिन से कहता है ये वाला अच्छा रहेगा, अब मैं तुझे इससे फटके मारूंगा साले। लेकिन ये क्या है, तूने अचानक से ऐसे रोना बंद क्यों कर दिया यार? मैं तो चाहता हूँ कि तू चिल्ला चिल्ला कर रोए, तो अगर मैं तुझे कुछ और फटके मारूं तो तू क्या जोर जोर से रोएगा? क्योंकि मुझे वो आवाज बहुत पसंद है। और ऐसा बोलकर वो यूजिन पर एक खतरनाक सा अटैक करता है जिससे यूजिन जैसे तैसे तो बच जाता है, पर वो अटैक उतना खतरनाक था कि फ्लोर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये देखकर यूजिन के गोटे मुंह में आ जाते हैं कि आखिर क्या है ये, क्यों है ये, आखिर अपनी हर एक हिट के साथ इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है? तो तुझे मजा तो आ रहा है ना बच्चू? और ऐसा बोलकर वो यूजिन को एक और घुमा के मारता है। वेल इस अटैक से यूजिन बच तो गया होता है लेकिन इससे बचने के चक्कर में उसके हाथ पर भी चोट लग गई होती है और गोपनीक अपना बैट उल्टा पकड़कर यूजिन से कहता है आखिर कब तक मेरे अटैक्स को तू डॉज करता रहेगा चूहे? चल अब तुझे एक असली चीज दिखाता हूँ। और वो उस बैट के पिछले वाले हिस्से को यूजिन के राइट लेग पर जोर से दे मारता है जिसकी वजह से यूजिन को काफी गहरी चोट लगी होती है और दर्द के मारे वो कराह रहा होता है। और फटाक से वो अपना हथियार निकालकर उसके बैट को रिफ्लेक्ट करता है और उससे बचने के लिए बालकनी पे चढ़ के नीचे ही कूद जाता है। लेकिन यूजिन बेचारे की पैर की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता और वही सीढ़ियों पे गिर जाता है। तो गोपनीक उसे ऊपर से आवाज लगाकर कहता है ओए बच्चे, मैं तुझे 10 सेकंड देता हूँ, जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग ले। अगर नीचे आने के बाद मेरी नजर तुझ पर पड़ी तो तेरी निकल पड़ी। तो ठीक है, मैं गिनती शुरू करता हूँ, लेकिन मेरी बात को भूल मत जाना। और ये हैवान अपनी गिनती शुरू कर चुका होता है और यूजिन लंगड़ाते हुए भाग रहा होता है। लेकिन बेचारे की पैर की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो आगे भाग ही नहीं पाता। लेकिन तभी गोपनीक अपनी आधी गिनती छोड़कर ऊपर से कूदकर उस पर अटैक करता है और ये वाला अटैक भी उसके पिछले वाले अटैक से ज्यादा खतरनाक था। और यूजिन उस अटैक से बचने के बाद यही सोच रहा होता है कि साला 10 सेकंड कब खत्म हो गए, मेरे को तो पता ही नहीं चला। अबे चूहे, मैं तेरी भीगी बिल्ली वाली शक्ल देखना चाहता था, तूने क्या सच में मेरी बातों पर भरोसा कर लिया? ऐसा बोलकर वो यूजिन पर एक और हिट मारता है। लेकिन इस बार यूजिन अपने छोटे चाकू से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक पड़ते ही वो स्विमिंग पूल के पानी में टप्पे खाता हुआ जाकर गिरता है। अरे जे बात, ये था होम रन। और यूजिन खुद पर लगी चोटों की वजह से धीरे धीरे पानी में डूब रहा होता है और यही सोचता है कि सच में वो एक यूजलेस चाइल्ड है। और यहाँ पर उसे इस मिशन पे आने से पहले की कुछ यादें आ रही होती है जिसमें शॉन उसको एक यूजलेस चाइल्ड बोल के चिढ़ा रहा होता है और रेचल उन दोनों को लड़ने से रोक रही होती है। लेकिन कुछ देर बाद यूजिन वापस से शॉन के पास जाकर ये पूछता है कि शॉन, क्या तुम सच में यूनहो की मॉम को बचाओगे? वैसे वो तुम्हें पहले ही ऑर्डर दे चुकी है और इस हिसाब से तुम उसकी कमांड के अंदर नहीं हो। तो शॉन यहाँ पर बात को ऐसे टालने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर साले तू किस बारे में बात कर रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं है। वेल यूजिन का यहाँ पर कहने का मतलब यही होता है कि वो भी यूनहो की मॉम को बचाना चाहता है, क्योंकि एक अनजान बच्चा होने के बावजूद भी उन्होंने उसको अपने बच्चे की तरह पाला और उसको फैमिली का असली मीनिंग भी बताया। और शॉन ये बात उसे देखकर समझ जाता है और उसे कहता है यूजिन, क्या सच में तू ये करना चाहता है? क्या तो सच में उनको अपना मानता है? तो यूजिन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हम जहाँ से आते हैं तो उनकी फैमिली की डेफिनेशन हमारे डेड मेंशन से काफी ज्यादा अलग है। वेल शॉन यहाँ पर उसके सर पे हाथ रख के ये कहता है कोई बात नहीं बच्चे, अपने सारे सवालों के जवाब तुम उनको मिलकर ही पूछ लेना, क्योंकि उन्होंने भी मुझको यही कहा था कि अगली बार अगर मैं उनसे मिलने जाऊँ तो मैं यूजिन को लेकर आऊँ। तो टेंशन मत ले, मेरे पास अपना मिशन है। और यहाँ पर यूजिन को ये याद आता है कि यूनहो की मॉम ने उसे भी ये कहा था कि उसे वापस उनके पास आना होगा उसकी फेवरेट डिश खाने के लिए। तो अगर वो यूजिन की मॉम को अपनी मदर मानता है तो उसके पास भी अपना एक मिशन है। और यही सोचकर छोटे यूजिन की आंखें पानी के अंदर खुलती है और वो देखता है कि गोपनीक लिटरली उसको मरते हुए देख रहा होता है ऊपर से। और तभी यूजिन बचाओ बचाओ करके ऐसे ऊपर आ जाता है और ये देखकर भाई वो साइको मजे ले रहा होता है
अब यूजिन यहाँ पर अपनी मौत की भीख मांग रहा होता है कि प्लीज मुझे ऐसे मत मारो, मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन यूजिन की ऐसी हालत देखकर भी गोपनीक भाई ऐसे हंस रहा होता है जैसे उसके सामने कपिल शर्मा का शो चल रहा हो। ठीक है बच्चे, तू काफी ज्यादा फनी है, ले पकड़ ले इस बैट को और आजा ऊपर। और यूजिन जब उसके बैट को पकड़ता है तो गोपनीक उस बैट को वापस से खींच लेता है। उप्स, सॉरी। हाँ, मेरा मन था कि मैं तेरी जान बचाऊं, लेकिन अगर तू थोड़ी और देर पानी के अंदर टिक जाता तो काश मैं ये कर लेता। लेकिन जितना भी हो, मुझे बड़ा मजा आया। और हम देखते हैं कि यूजिन वहीं पर पानी में फ्रीज हो जाता है। लेकिन जब गोपनीक यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है तभी यूजिन पानी से निकल के उसका पैर पकड़ लेता है और अपने पूरे जोर के साथ गोपनीक को पानी के अंदर खींच लेता है। साले कुत्ते, मरने की एक्टिंग करके गद्दारी कर बे। लेकिन यूजिन उसको पानी के अंदर ही चोक मार रहा होता है। साले चूहे, अभी तक झूठ बोल रहा था कि तुझे तैरना नहीं आता। तो यूजिन यहाँ पर गोपनीक को वही लाइन कहता है जो उसने थोड़ी देर पहले यूजिन को कही थी। क्या तूने सच में मेरी उन बातों पर भरोसा कर लिया? भाई तू भी कोई इतना बड़ा शातिर नहीं, बल्कि दिमाग से पैदल एक बच्चा ही है। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। वेल, कहानी यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है, तो अपने सपोर्ट की छत्र छाया इस मानवा पर बनाए रखना और यार लाइक कर देना इस वीडियो को। और अगर नए हो चैनल पर और ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो। और मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी अपनी अगली वीडियो में।